लेकर के आए हैं अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडीज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप देखेंगे तो जिन बच्चों को नहीं पता है, जो बच्चे हमारे साथ अभी रिसेंट में जुड़े हुए हैं क्लास 12 के, उनके लिए खास इंफॉर्मेशन है। देखिए ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर केस स्टडीज के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, केस स्टडी आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको चैप्टर का कंटेंट आता होगा, जब आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसीलिए आइए समझते हैं इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, किन चीजों को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। और जैसे हम इन सारी चीजों को कवर कर लेंगे तो इसकी कुछ केस स्टडीज को भी देखेंगे। तो देखिए चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। चैप्टर में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो विल स्टडी द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस चीज को डिनोट करता है, इसको हम मीनिंग में स्टडी करेंगे। इसके बाद ये फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा, ये आप समझ लीजिए बिल्कुल प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 है आपकी। तो ये अगर आप देखेंगे तो 14 प्रिंसिपल्स आपको बहुत डिटेल में समझना है और बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इससे 110% चांसेस होते हैं कि आपको केस स्टडी जरूर मिलेगी आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि कितने नंबर की केस स्टडी आती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका पेपर 80 मार्क्स का है और 80 मार्क्स में मान के चलिए एटलीस्ट 40 to 45 मार्क्स का केस स्टडी का कंटेंट रहेगा। वो 1 नंबर में भी केस स्टडी रहेगा, 3 नंबर में भी केस स्टडी रहेगा, 5 मार्क्स में भी एंड 6 मार्क के कंटेंट में भी आपको केस स्टडी मिलेगा। तो केस स्टडी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे पेपर में, तो दोनों ही चीजें मिक्सअप होकर के आएंगी। तो इसीलिए पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब नॉर्मल चीजों को प्रिपेयर करना है, और जब आपकी नॉर्मल चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी तो केस स्टडी आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये टेलर ने दिए हैं कुछ प्रिंसिपल्स, इनको हमें पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स, टेलर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो सबसे लास्ट में साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, ये भी टेलर के थ्रू दिया गया है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर आप इंपॉर्टेंट देखते हैं तो आपका ये हो गया, और बचे हुए ये दोनों भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में होंगे। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इतना अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो चैप्टर आपका ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे पाएंगे। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत हैं, उनको हमें पढ़ना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अगर हम शॉर्ट में समझते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, कुछ दिशा निर्देश हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ दिशा निर्देश हैं जो हमारे मैनेजर के बिहेवियर को गाइड करते हैं और उनके डिसीजन मेकिंग को गाइड करते हैं। मतलब अगर आप कल को किसी कंपनी में एज अ मैनेजर अपॉइंट होते हैं तो आपको एज अ मैनेजर क्या काम करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए, तो उनको जो गाइड करने का काम करता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए शॉर्ट में याद रखिएगा जनरल गाइडलाइंस which helps in decision making and guide the behavior of a manager। तो हमारे मैनेजर के बिहेवियर को गाइड करता है और उनके डिसीजन मेकिंग में उनको मदद करता है या हेल्प करता है। बहुत सिंपल सा हो गया। अब देखिए फीचर्स पे आ जाते हैं। फीचर्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेजरली वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो कई सारी बुक में मिल जाएंगे। मैंने वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं जिनको आप आसानी से पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं, और ऐसे ही यही कुछ नाम आपको आने वाले चैप्टर्स में भी मिल जाएंगे। तो आप 4-5 चीजों को याद करके बाकी सारे चैप्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉमन सा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। मतलब किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो क्लब्स हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है। तो अगर यूनिवर्सल एप्लीकेशन आता है तो उसको हम लोग शॉर्ट में परवर्जर भी बोलते हैं। परवर्जर का मतलब होता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, एप्लीकेबल एवरीवेयर इन ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। दूसरा लिखा हुआ है जनरल गाइडलाइंस। अब जनरल गाइडलाइंस मैं बार बार बताते आ रहा हूँ। जनरल गाइडलाइंस का मतलब होता है दिशा निर्देश। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जनरल गाइडलाइंस हमारे वर्कर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक दिशा प्रोवाइड करते हैं जिसपे चल करके वो अपने काम को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर देखिए तो सिंपल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस है, एक तरीके के दिशा निर्देश है। ये परमानेंट या रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप एज ए मैनेजर ये सोच रहे हो कि भाई हमें सीधे सीधे सॉल्यूशन मिल गया है, तो किसी भी प्रॉब्लम में हम ये सॉल्यूशन को पुट अप कर देंगे और हम फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये खाली एक दिशा निर्देश है, एक गाइडेंस है। दे आर नॉट दी रेडीमेड एंड दे आर नॉट दी परमानेंट सॉल्यूशन, याद रखिएगा।
तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसको हम आसानी से चेंज कर सकें, जो फिक्स ना हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी अगर आप देखेंगे तो फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है। दे कैन बी मॉडिफाइड, दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजर। तो हमारा जो मैनेजर है उसको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई कर सकता है और उनको अप्लाई कर सकता है। तो याद रखिएगा, can be modified as per the situation which is prevailing in the organization। लास्ट अगर आप देखेंगे तो कॉज एंड इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी ये चीज बता देता है कि आप अगर इस प्रिंसिपल को एक सर्कमस्टांसेस में लगाओगे तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे हमें पता होता है कि जो प्रिंसिपल हम अप्लाई करने वाले हैं तो उसका फाइनल आउटकम क्या आने वाला है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड, what might be the effect, it is already known to the manager। तो अगर हम किसी प्रिंसिपल को किसी सिचुएशन पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा वो पहले से ही हमारे मैनेजर को पता होता है। तो ये 4 फीचर है, ये कॉमन फीचर है, इनको आप याद रखिएगा। फीचर्स हमने डिस्कस कर ही लिए आपके साथ, होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है हेनरी फेवल के 14 प्रिंसिपल्स। 110% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही है, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन मिले चाहे आपको केस स्टडी के फॉर्म में मिले। ये 14 प्रिंसिपल समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए 14 प्रिंसिपल की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है वो डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क, देखिए नाम नहीं बोला जा रहा है डिवीजन। डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है कि फ्यूल का ये कहना रहा है हमेशा से कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक काम, एक बड़ा काम एक इंसान को ना दे करके उसको हमें छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। मतलब वर्क हैज टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, और हर एक पार्ट को हमने क्या नाम दिया है, हर एक पार्ट को हम यूनिट बोलेंगे। और उस काम को अगर हम क्या करेंगे, उस काम को हमें इंडिविजुअल्स के बीच में डिवाइड कर देना है उनके कैपेबिलिटी, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और जब एक बंदा एक काम को लगातार परफॉर्म करेगा तो ही विल बिकम एक्सपर्ट इन डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपसे खाना बनाने को बोल दिया जाए और खाना आप बनाने जाते हैं घर में, तो आपको कुछ बनाना नहीं आता है तो आप सब गड़बड़ कर देंगे। और वही काम आपकी मम्मी को बोल दिया जाए, आपकी मदर को बोल दिया जाए, तो बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगी, बहुत अच्छे तरीके से करेंगी, क्योंकि उनका रोज का काम वही है। तो यहाँ पे फेल का यही कहना है कि अगर हम किसी भी इंसान को उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम देंगे और उसी काम को अगर रोज उससे परफॉर्म करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस काम को परफॉर्म करने में एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित होगा। तो बेसिकली यहाँ पे बस सिंपल सा याद रखिए, डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है कि हमें कोई भी बड़ा, मतलब एक बड़ा काम जो है वो किसी एक इंसान से ना करवा करके उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देना है। और वो यूनिट जो है, वो छोटे पार्ट जो है हमें इंडिविजुअल से, अलग अलग इंडिविजुअल से करवाने हैं, जो और कैसे करवाने हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब आपको ये पता चल गया होगा कि भाई जो इंसान जिस काम को काम करने में, या जिस तरीके की उसकी कैपेबिलिटी, हम उसको उसी तरीके का काम दें और उसी काम को उससे रोज परफॉर्म करें तो ही विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर जॉब। तो ये हमारा डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क एंड इट शुड बी असाइन्ड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। एंड उसी काम को उसको लगातार परफॉर्म करवाना है जिससे कि उस काम को परफॉर्म करने में वो एक्सपर्ट हो जाए और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा एसेट साबित हो। दूसरा अगर आप देखेंगे तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी होता है पावर टू टेक डिसीजन। जब किसी इंसान के हाथ में अथॉरिटी दे दी जाती है, ठीक है, तो उसके हाथ में पावर आ जाती है। तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारियां, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है तो इसका मतलब है कि वो काम आपको परफॉर्म करना है, वो काम आपको पूरा करना है। तो अब यहाँ पे फ्यूल का क्या कहना है? फ्यूल का ये कहना है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर अथॉरिटी किसी इंसान को खाली अथॉरिटी दे दी जाएगी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी तो वो अपनी पावर्स का मिसयूज करने लगेगा। याद रखिएगा, अगर एक राजा है, उसके पास सारी अथॉरिटी सारी पावर दे दी जाए, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो अपनी पावर्स का वो मिसयूज करने लगेगा। और अगर किसी दूसरे इंसान के पास खाली जिम्मेदारियां दे दी जाए और कुछ पावर ना दी जाए तो वो इंसान ओवरबर्डन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे फ्यूल का कहना है कि हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ये एमसीक्यू में 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि अथॉरिटी
इज इक्वल्स टू, बीच में इज इक्वल्स टू का साइन लगता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अथॉरिटी जो है हमारा किसके बराबर होगा, शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों में से अगर कोई भी चीज ग्रेटर है तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो नेगेटिविटी लेकर के आती है। आइए समझ लेते हैं नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल्स को। पहले 2 प्रिंसिपल्स थे डिवीजन ऑफ वर्क और दूसरा अगर आपने देखा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर आप देखेंगे तो तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नाम में अगर आप देखेंगे तो डिसिप्लिन बोला जा रहा है, तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि डंडे और लाठियां चला देना ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर, या उनके ऊपर बहुत सारी पेनाल्टीज लगा देना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्यूल का सिंपल सा ये कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिसिप्लिन से रिलेटेड रूल्स बन रहे हैं दैट शुड बी कॉमन फॉर ऑल। कॉमन फॉर ऑल कहने का मतलब अगर कोई रूल हमारे सबऑर्डिनेट या जूनियर के ऊपर लग रहा है या लोअर लेवल के एम्प्लॉय के ऊपर लग रहा है तो वही सेम रूल हमारे टॉप लेवल एम्प्लॉय के ऊपर भी लगना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी कमिटमेंट दिए जा रहे हैं या कमिटमेंट जितने भी, चाहे उस हमारा जूनियर लेवल का एम्प्लॉय कोई कमिटमेंट कर रहा हो या टॉप लेवल का एम्प्लॉय कोई कमिटमेंट कर रहा हो, वो कमिटमेंट पूरे होने चाहिए। या जितनी भी तरीके की पेनाल्टीज लगाई जा रही हैं तो पेनाल्टीज हमारे अगर जूनियर के ऊपर लग रही है तो वही हमारी पेनाल्टी सीनियर के ऊपर भी लगनी चाहिए। तो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन शुड ऑलवेज बी कॉमन फॉर ऑल। जितने भी रूल्स बनाए जा रहे हैं, जितने भी नियम बनाए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सबके ऊपर वही नियम लगने चाहिए। क्योंकि अगर नियम अलग अलग होंगे तो हमारे वर्कर्स के बीच में कंफ्लिक्ट हो सकता है, हमारे सबऑर्डिनेट जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में लड़ाई का माहौल क्रिएट हो सकता है, किसी भी तरीके की झगड़े हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्यूल का सिंपल सा यही कहना है, शुड बी मेड कॉमन फॉर ऑल। जितने भी रूल्स, जितने भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा रहे हैं सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो जूनियर लेवल का एम्प्लॉय हो, चाहे मिडिल लेवल का एम्प्लॉय हो, चाहे हमारा टॉप लेवल का एम्प्लॉय हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया टेलर इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। अब ये किन किन चीजों को रेफर करता हूं मैंने आपको बता दिया है, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज यही बता रहा है कि जो भी पेनाल्टीज लग रही हैं वो सबके लिए कॉमन होनी चाहिए, सबके लिए बराबर से होनी चाहिए। इसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, ये यूनिटी ऑफ कमांड मार्क कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड बहुत बार पूछा गया है। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड ये बताता है कि दे शुड ऑलवेज बी वन बॉस फॉर वन सबऑर्डिनेट। एक सबऑर्डिनेट के लिए हमेशा एक ही बॉस होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर, एक नया एम्प्लॉय, एक जूनियर एम्प्लॉय, उसको हमेशा एक बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर उसको कई सारे बॉसेस ऑर्डर करेंगे या कई सारे बॉसेस कुछ काम करने के लिए बोलेंगे तो ही विल ऑलवेज गेट कंफ्यूज। तो इट इज ऑलवेज बीइंग सेड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फेयरवेल का साफ साफ कहना है कि वन सबऑर्डिनेट एंड वन बॉस, या वन बॉस एंड वन सबऑर्डिनेट। तो हर सबऑर्डिनेट के ऊपर खाली एक ही बॉस होना चाहिए और वो बॉस जो है उसी बॉस को ही किसी भी तरीके का ऑर्डर उसको देना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे सबऑर्डिनेट के लिए भी अप्लाई करता है ये कि सबऑर्डिनेट को हमेशा एक बॉस से ही ऑर्डर रिसीव करना है और उसी का काम ही परफॉर्म करना है। अगर वो 4 लोगों से ऑर्डर रिसीव करेगा तो ही विल गेट कंफ्यूज कि किसका काम पहले करा जाए और किसका काम बाद में करा जाए। तो ये सिंपल सा लॉजिक खाली यहाँ पे यही है कि वन सबऑर्डिनेट एंड वन बॉस। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बोला जा रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? मतलब जितने भी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनका मकसद हमेशा एक होना चाहिए। वो हमेशा एक ही गोल के लिए काम करते हुए मिलने चाहिए। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में फेल का सिंपल सा ये कहना है, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे से छोटा एम्प्लॉय हो या बड़े से बड़ा ऑफिशियल हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, उन सबका मकसद एक ही होना चाहिए, वो है ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल को अचीव कराना। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है वन यूनिट मीन्स वन प्लान। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 600 लोग काम कर रहे हैं तो उन 600 लोगों का अगर गोल एक होगा कंपनी के गोल को अचीव कराना, तो हमेशा कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में रहेगी। और अगर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में रहेगी तो उसके मेंबर्स भी हमेशा फायदे में रहेंगे। क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो किससे जुड़ा है? वो आपकी कंपनी से जुड़ा है। आपका प्रमोशन तभी होगा जब कंपनी का प्रमोशन होगा, आपके पर्सनल गोल्स तभी अचीव होंगे जब कंपनी के गोल्स अचीव होंगे। तो देयर शुड बी ऑलवेज वन यूनिट। अगर एक यूनिट है तो उसका प्लान भी हमेशा कॉमन होना चाहिए। तो जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका प्लान हमेशा कॉमन होना चाहिए और कॉमन गोल के लिए उनको काम करना चाहिए। ये फ्यूल का कहना है यहाँ पे। ये 5 प्रिंसिपल जो हमने आपके साथ शेयर करे, होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो इनको रिकॉल करके आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। शॉर्ट में नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे।
और किसी भी तरीके का क्वेरी है, किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। जल्दी हम आपके लिए एक नया वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो लेकर के आएंगे। आने वाला जो इसका लेक्चर होगा तो उसमें हम बाकी के प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे और भी कई सारी चीजें उनको कवर करेंगे। टिल देन हमारे साथ ऐसे ही कनेक्ट रहिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक जरूर करिए और बहुत सारे लोग जो आपसे जुड़े हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।